नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। आज के शो में हम लोग एनपीएस की बात करेंगे। खबरें ये आ रही है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में लोगों की रुचि जो है यानी जो इंटरेस्ट वो लगातार घट रही है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की चर्चा होगी और इसी के साथ ट्रंप के टैरिफ से भारत की जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में लोगों की रुचि लगातार घट रही है। नए खातों की संख्या हर साल कम हो रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह नए टैक्स रिजीम में टैक्स छूट का न मिलना और एजेंट्स को बहुत कम कमीशन मिलना। नए खातों में कितनी गिरावट आ रही है, साल दर साल के आंकड़े क्या कहते हैं, टैक्स छूट वाला मामला क्या है, एजेंट्स और एडवाइजर्स की समस्या क्या है, पूरे मामले को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे 8th पे कमीशन की। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए चलाई जा रही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी जिसको कि आप सीजीएचएस के नाम से जानते हैं, उसमें बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है। इस स्कीम को एक नई बीमा आधारित हेल्थ स्कीम से बदले जाने की चर्चा है। क्या वाकई में सीजीएचएस खत्म हो जाएगी? अगर नई योजना आई भी तो कर्मचारियों को कैसे फायदा पहुंचेगा? एकदम आसान भाषा में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे ट्रंप के टैरिफ। अमेरिका ने भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत पूरी तैयारी के साथ इसका सामना करने वाला है। सरकार ने व्यापार को मजबूत बनाने, घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने और नए सुधार लागू करने का प्लान बना रखा है। क्या ट्रंप का टैरिफ बम होगा फुस? भारत ने क्या और कैसे स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को सरकार ने लोगों के रिटायरमेंट के लिए शुरू किया था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हर साल इसमें नए लोग जुड़ने की बजाय कम हो रहे। पिछले 3 सालों के आंकड़े बताते हैं कि हर साल एनपीएस में नए खातों की संख्या घट रही। 2021-22 में 8.72 लाख नए खाते खुले, 2022-23 में 8.63 लाख और 2023-24 में सिर्फ 8.03 लाख जो है नए खाते खुले। इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि लोग पहले की तरह इसमें दिलचस्पी जो है यानी जो इंटरेस्ट है वो नहीं ले रहे। प्रवीण सर, पहले तो जो लोग पुराने टैक्स रिजीम में रहते थे उन्हें एनपीएस में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स की बचत का फायदा मिलता था, लेकिन अब नए टैक्स रिजीम में ये फायदा नहीं मिलता है। क्या यही बड़ी वजह है या कुछ और मामला है? आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, पेंशन को लेके जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो एक बेहद कारगर और बेहद अहम योजना केंद्र सरकार की एक रही। जैसे 2004 में लॉन्च किया गया, जब पुरानी पेंशन को सरकार ने ख़त्म कर दिया। 2 के सरकारी कर्मचारी भी इसको ऑप्ट करते हैं और नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं वो भी ऑप्ट करते हैं। मौजूदा वक्त में अगर हम देखें यानी FY25 के आखिर में अगर हम देखें तो इसका जो एनपीएस का जो ओवरऑल AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट है, वो तकरीबन 23% बढ़ा और 14.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जी, इसमें नॉन गवर्नमेंटल जो AUM है वो 29% बढ़कर लगभग 3 लाख करोड़ 2,91,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद की कहानी फिर एक बिल्कुल अलग एक तस्वीर पेश करती है कि इतने तगड़े AUM होने के बावजूद, कम से कम प्राइवेट सेक्टर का भी अगर आप देख लीजिए तो 3 लाख करोड़ रुपए का AUM है, उसके बावजूद साल दर साल आधार पे जो नए एनरोलमेंट हैं वो कम हो रहे हैं। जो आपने आंकड़े बताए कि 21-22 में 8,72,000 थे, फिर उसके अगले साल 8,63,000 नए खाते खुले और उसके अगले साल घट के 8,03,000 पर आ गया। यानी नए जो खाते एनपीएस में खुलना है वो कम हो रहा है। अब इसके देखिए 2-3 फैक्टर जो समझ में आते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला, आपने बताया कि जो नई टैक्स रिजीम है उसमें एनपीएस को कोई वेटेज नहीं मिला है, मतलब उसके तहत कोई डिडक्शन नहीं है। और चूंकि अब नया जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसको 72% लोगों ने ऑप्ट किया है सर। बिल्कुल, उसको 72% लोगों ने ऑप्ट किया है और उसमें किसी भी चीज़ का, चाहे होम लोन हो या बाकी के कोई भी आपने बीमा लिया हो, किसी चीज़ को चूँकि उसमें डिडक्शन उसमें मिलता ही नहीं है, टैक्स रिबेट नहीं मिलती, तो इस वजह से एनपीएस के प्रति लोगों का रुझान कम होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है, 14.5 लाख करोड़ रुपए का AUM है, लेकिन इसके लिए या इस 14.5 लाख करोड़ रुपए के AUM वाले एनपीएस को बेचने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद केवल 63 है।
यानी जिनको रिटायरमेंट एडवाइज़र हम कहते हैं, आरए कहते हैं, पीएफआरडीए के पास रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं, उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 63 है जी। अब इसकी क्या वजह है कि बेचने वालों, अगर आप म्यूचुअल फंड को देख लीजिए, बेचने वालों की तादाद हजारों लाखों में, या आप स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स को देख लीजिए, चाहे आप ऑर्गेनाइज्ड में देख लीजिए या अनऑर्गेनाइज्ड में देख लीजिए, लाखों में तादाद जाती है, हजारों में तादाद जाती है। मेरे पास एक आंकड़ा है प्रवीण सर, उसके बाद आप चर्चा को आगे लिए चलिएगा। जो आप कह रहे हैं कि बहुत कम कमाई है, उसको मैं कुछ आंकड़ों से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 10 लाख का अगर निवेश है, उसको करने पर एडवाइज़र को सिर्फ एनपीएस में कहा जा रहा है कि 200 रुपये अकाउंट खोलने की फीस मिलती है। सालाना अधिकतम जो है वो 1000 रुपये जो है वो कैप लगा दिया गया है एडवाइजरी फीस को लेकर, और हर ट्रांजैक्शन पर मात्र उनको 100 रुपये मिलता है। और इसी का अगर कंपेरिजन एसआईपी से किया जाए तो सर म्यूचुअल फंड में 8000 रुपये सालाना तक उनको मिल जाता है, और एन्युटी प्लान्स में उनको 35% का कमीशन मिलता है। तो सभी लोग भागेंगे, 63 लोग जो बचे हुए हैं उनकी भी चर्चा करनी चाहिए सर, क्यों बचे नहीं, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अब जो 63 जो एडवाइजर हैं जी, उसकी वजह यही है कि इनको सफिशिएंट या पर्याप्त इंसेंटिव एनपीएस को बेचने पे नहीं मिल रहा, और इसकी वजह से कोई भी नया जो व्यक्ति है वो एनपीएस बेचने वाला जो रिटायरमेंट एडवाइज़र है वो बनना नहीं चाहता। तो अब जो बड़ी समस्या एनपीएस के सामने खड़ी हुई है वो असल में एडवाइज़र्स की जो टोटा है या कमी है वो है जी। इसके बाद आ जाती है कि एक और फैक्टर बहुत बड़ा है जो एनपीएस, जिसकी वजह से अब लोग ऑप्ट नहीं कर रहे। देखिए नए टैक्स रिजीम में आपको फ़ायदा मिलना बंद हो गया। अब लोग जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि लंबे वक्त तक एनपीएस में पैसा लॉक रहे उसमें, और आप जमा करते जाएं, फिर कितना उसमें हमने जो देखा है सिंस इंसेप्शन, जब से लॉन्च हुआ है एनपीएस, उसमें सालाना आधार पे 9.3% के आसपास का एनुअल रिटर्न वहाँ पे मिला है, स्कीमों ने दिया है। इसी के अगर आप मुकाबले एसआईपी को देखेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो उनमें 12%, 11%, 12% का इस हिसाब का एक मिनिमम आप मानकर चलिए कि अगर लंबी अवधि में अगर आप देखेंगे तो इतना सीएजीआर रिटर्न मिला है जी। तो अब लोगों को दरअसल पिछले कुछ वर्षों में ये भी समझ में आ रहा है कि एनपीएस या किसी भी दूसरे रिटायरमेंट स्कीम में जाने से अच्छा है कि एसआईपी शुरू की जाए। वो जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको उसमें से आपको पैसा निकालने की भी सहूलियत होगी, और अगर आप पैसा नहीं निकालना चाहते तो लंबे वक्त का कॉर्पस वहाँ पे खड़ा होगा। फिर उसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है जिसको आप लगा सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको, मान लीजिए आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए का है तो उसमें आप 0.5% या जो 0.10% अगर आप अमाउंट निकालना चाहते हैं तो वो आप लगा देते हैं, तो आपकी मंथली रिक्वायरमेंट भर का पैसा आपको मिलता रहता है लगातार। स्टेप अप भी उसमें लगा सकते हैं, और ये पैसा जो बचा हुआ है वो एक्यूमुलेट होता जाता है, वहाँ आपको रिटर्न मिलते रहते हैं। तो लोगों को अब समझ में आया है कि एनपीएस में पैसा लगाया जाए या बेहतर ये होगा कि हम एसआईपी करें और उसको लंबे वक्त तक चलाएं। तो जनता थोड़ी सी अब डाइवर्सिफाई भी लोग हो रहे हैं, और इस वजह से भी मुझे लगता है कि एनपीएस में, और इसी वजह से एक और बात है, एनपीएस के फंड को गोल्ड ईटीएफ में भी लगाने की बात आ रही है कि कल भी हम लोगों ने मनी सेंटर में इस बात की चर्चा की थी कि गोल्ड ईटीएफ में लगाया जाए। इसका चिट्ठी जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने दी है पीएफआरडीए को, और इसके अलावा ये भी बात कही कि जो टॉप 200 कंपनियों में पैसा लगता है एनपीएस का, उसका भी दायरा बढ़ाया जाए, और दायरा बढ़ा के उसमें और कंपनियों को शुमार किया जाए जिनके शेयर खरीदे जा सके। सेम हमने बात होती हुई देखी है पीएफ के साथ भी, जहाँ पे कि आपका ईपीएफओ के पास इस तरह की सिफारिशें कही हैं कि पीएफ का पैसा भी अब थोड़ा सा उसको ज़्यादा लगाने की आज़ादी दी जाए जी। लेकिन सर एनपीएस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सर क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? इस सवाल का भी जवाब हम आपसे चाहेंगे कि क्या सुधार किए जा सकते हैं सर कि एनपीएस का जो अट्रैक्टिवनेस है उसको बरकरार रखा जाए। सबसे पहला जो सरकार कर सकती है, दरअसल उस सरकार को ये करना चाहिए कि एनपीएस को डिडक्शन में शामिल किया जाए न्यू टैक्स रिजीम में भी। ओके। वहाँ पे लोगों को एक इंसेंटिव मिलेगा कि आप एनपीएस में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स की छूट मिलने वाली है। वो सरकार अगर करती है तो एक तो बड़ा स्टेप ये हो जाएगा। इस सरकार को एनपीएस के साथ साथ होम लोन भी जिन लोगों के पास है उसको भी सरकार, अब जब चूँकि सरकार पूरी रिफॉर्म की गाड़ी एक शुरू कर रही है तो इन चीज़ों पर भी सरकार अब लगे हाथ विचार कर सकती है कि वहाँ एनपीएस को डिडक्शन दिया जाए टैक्स में, और साथ ही होम लोन को भी, होम लोन जिन लोगों के हैं उसमें जिस तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको प्रिंसिपल पे भी छूट मिलती है और ब्याज के पोर्शन पे भी मिलती है छूट,
वो दी जाए। ये काम सरकार फिलहाल कर सकती है। बाकी के कितना आपको छूट देनी है गोल्ड ETF में पैसा लगाने की या स्टॉक्स में, हालांकि एक और चीज़ है, सरकार ने अलग इसमें प्लान बने हुए जिसमें आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि आपको अप टू 75% तक इक्विटी में जा सकते हैं या पूरी तरह से आप डेट पे भी रह सकते हैं। जी। तो अलग अलग प्लान्स हैं। वो व्यवस्था तो ठीक है, थोड़ा एक लिबर्टी मिले जो जहाँ पे कि रीट्स और जो इसमें जाते हैं, इन्वेट्स में जाता है पैसा, वहाँ गोल्ड ETF और शेयरों का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए और टैक्स में छूट अगर मिलती है और तो सर जो एजेंटों का जो रोना है उनकी भी अगर दर्द सुन ले सरकार। हाँ बिल्कुल, अगर इंसेंटिव अगर बढ़ाया जाता है तो एक बड़ा फोर्स आ सकता है जो कि NPS को बेचने के लिए आगे आए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में दिलचस्पी जो है लगातार बढ़ रही है। सभी की नज़रें इस बात पर टिकी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा और उसकी सिफारिशें कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंसेस पर किस तरह असर डालेंगी। एक सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह 7वें वेतन आयोग ने कई पुराने अलाउंस को खत्म कर दिया था, वैसे ही 8वें वेतन आयोग में अलाउंसेस का सिंप्लीफिकेशन होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। प्रवीण सर, 7वें वेतन आयोग ने करीब 196 भत्तों की समीक्षा की थी। इसमें से 52 भत्ते जो हैं पूरी तरह समाप्त कर दिए गए, 36 भत्तों को दूसरे बड़े भत्तों में मिला दिया गया था और सिर्फ जरूरी भत्तों को ही जारी रखा गया। सर 8वें वेतन आयोग में कौन कौन से भत्ते जो हैं वो हटाए जा सकते हैं, अलाउंसेस हटाए जा सकते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं सर। नहीं देखिए, अभी 8वें वेतन आयोग का गठन एक तो नहीं हुआ, टर्म ऑफ रेफरेंसेस भी जो है वो भी सबसे पहले ताज़ा अपडेट भी ये बता ही दीजिए सर। 8वें वेतन आयोग अभी तो कोई अपडेट ऐसा इस तरह का है नहीं, ना गठन का ऐलान हुआ है। रिफॉर्म्स की गाड़ी इतनी जल्दी बढ़ रही है सर, तो कर्मचारियों का भी जो सवाल है, रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ेगी तो ये भत्तों का जो वो है ये उसमें से जो काट छांट है, सरकार रिफॉर्म के एजेंडे में ये काम जरूर कर सकती है। जब सैलरी बढ़ाएगी सरकार तो जो भत्ते, जैसे 7वें वेतन आयोग में भी 56 आपने 52 भत्ते खत्म किए गए जी, इस तरह के भत्तों को यहाँ पे भी कम किया जाएगा और एक तरह से कंसोलिडेटेड वो जो वेजेस होते हैं उसकी तरफ बढ़ते हुए मुझे इस मामले में दिखाई देते तमाम तरीके की, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस को अगर बंद करने की बात है, इसमें जी। आपके पास लिस्ट होगी सर, पूरी, जो स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस है, स्मॉल रीजनल अलाउंसेस है, विभागीय विशेष भत्तों की बात है, और जैसे पुराने ज़माने का जो है ओल्ड टाइम का जो टाइपिंग क्लर्कियल अलाउंसेस है, इनको कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में जो है इसको हटा दिया जाएगा। और 7वें वेतन आयोग का जो डेटा है मैंने आपको बता ही दिया सर। बिल्कुल, तो ये जो पूरा पे पैकेज है इसको एक तरह से कॉम्प्लेक्स से आसान बनाने की कोशिश है, जिसमें भत्ते हटाए जाएंगे। भत्ते हटाने के साथ आपको जो दिखेगी वो एक कंसोलिडेटेड एक तरह से पे दिखेगी। जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के जो हायरिंग होती है, जहां एक मुश्त प्रावधान होता है कि साहब आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा जी। अब आप उसमें भत्ते या जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो आप अपने हिसाब से उसमें मान सकते हैं जी। इस तरह का प्रावधान सरकार मुझे लगता है कि इसमें करने जा रही है। जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, जो मतलब पुराने ज़माने के हो गए हैं, टाइपिंग का भत्ता हो गया। जैसे मैं इस मामले को ऐसे प्रवीण सर समझना चाहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते रहते हैं कि देखिए देश में बहुत लंबे कानून हैं, पुराने कानून है 1861 का, 1860 का, अगर बहुत सारा जो कानून है जो कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसी के तर्ज पर इस कहानी को भी देखा जाए कि पुराने जो भत्ते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, और देखिए उसमें उसका एक फ़ायदा और भी मिलेगा, सैलरी को कैलकुलेट करने में या आसानी होगी। बहुत लंबा चौड़ा विभागीय खर्चा नहीं आएगा। लेखा विभाग होता है, एक ऑडिट विभाग होता है, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ जाते हैं, फिर एक एक भत्ते देखे जाते हैं, फिर उनके रसीदें देखी जाती हैं, बिल्स देखे जाते हैं, फिर पता चलता है बिल नकली है असली है। उसमें भी एक गोरख धंधा है फिर जो गोरख धंधा है वो अलग चीज़ है, लेकिन जिनके पास असली भी हैं उनको भी साल के अंत तक संभाल के रखनी है वो रसीदें, फिर बैठ के आपको क्लैरिकल काम करना है कि उनको भरना है। तो ये सब जंजाल आइडियली पहले हटा दिए जाने चाहिए थे, बहुत पहले जी। अब जो हटेंगे अच्छी बात है, एक साफ सुथरी आपको जो व्यवस्था बनेगी और साफ सुथरी आपको सैलरी स्लिप मिलेगी। नहीं, आप मुझे याद आ रहा है एक मनी सेंटर में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि विशाल सरकारी कर्मचारियों का अगर आप पे स्लिप अगर देखेंगे तो बड़ा माथा पच्ची है उसमें। हाँ। और अगर प्राइवेट कर्मचारियों का देखेंगे तो बड़ा सिंप्लीफाइड है, बेसिक सैलरी है, अलाउंसेस है, कुछ तरह का आप कुछ बता रहे थे, बहुत 2-3 तरह में ही खत्म हो जाता है सब चीज़। बिल्कुल साफ आपको पता चलता है कि भाई मेरा पैसा ये इतना बेसिक सैलरी, इतना HRA है, 2-1 चीज़ें और उसके बाद डिडक्शन क्या है, IT आपका इनकम टैक्स कितना कटा है,
इंश्योरेंस का कितना कटा है कॉर्पोरेट ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी जो होती है उससे, और वो आप कैलकुलेट करने में आसानी होती है। आपको बाद के भराने बिल रखने ऐसे झंझट, और जब से न्यू टैक्स रिजीम लागू हुई है और इस साल तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को और क्लीन कर दिया है जी। तो अब वो रीइंबर्समेंट का और ये सब जो चीज़ें थी इन सब से भी बहुत हद तक छुटकारा पाते हुए दिखाई देते हैं हम। चलिए सर, 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है तो इसी के साथ एक जुड़ा हुआ मामला है CGHS वाला। सर, जितने भी जो मान लीजिए सरकार, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, अगर उनको कुछ बीमारी होती है या दवा दिखाना होता है, भर्ती होना होता है, तो उनको बड़ा अच्छा सुविधा मिला हुआ है कि भाई CGHS से गए, अपना दिखा सुना लिया और काम हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि CGHS को भी हटाकर CGEPHIS यानी सर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को है लाने की योजना बनाई जा रही है। इस पर हम आपसे सर कुछ रोशनी चाहते हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके तहत जो CGHS के दायरे के बाहर जिन अस्पतालों में आप इलाज नहीं करा पाते थे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर, अब उनको इस बात की इजाज़त मिलेगी कि जहां उनके इलाके में मान लीजिए CGHS एफिलिएटेड हॉस्पिटल नहीं है तो वो किसी निजी या सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी दूसरे में जाके वहां इलाज कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो इलाज का जो दायरा है वो अब बढ़ेगा, और लोगों को जो पेंशनर्स हैं बहुत सारे अपने गांव देहात में पुराने कस्बों में हैं, वहाँ पे भी वो अपना इलाज करा पाएंगे। उनको इस इलाज के लिए CGHS से संबद्ध जो बड़े शहरों के अस्पताल हैं वहाँ आना उनके लिए अब अनिवार्य नहीं होगा। ये एक मेजर स्टेप है जो कि जो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की दिशा में मुझे दिखाई देता है। जी नहीं सर, इसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए, मान लीजिए कोई केंद्रीय सरकार का कर्मचारी और बिहार में पोस्टेड है, तो उसको मान लीजिए अगर CGHS के तरफ से अगर उनको मान लीजिए दिल्ली में उनको दिखाना होता था तो उनकी समय की भी बर्बादी होती थी, पैसा भी लगता था। अब ये जो नई व्यवस्था हो जाएगी वहीं के आसपास के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या जो उनके मन मुताबिक जो है वहाँ भर्ती हो सकते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट। इसमें बड़ी चीज़ ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके आप इलाज करा पाओगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे आप लोगों को संतुष्टि भी मिलती है सर। संतुष्टि भी मिलती है, तो वहाँ पे जाके आप इलाज करा सकते हैं और वहाँ पे, और उसके लिए आपको परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कैशलेस भी इलाज हो इन सारे हॉस्पिटल्स में। तो ये एक बड़ी राहत लाखों एम्प्लॉयज़ के लिए होने वाली है विशाल। अब सर एक आउट ऑफ द सिलेबस सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब ये हेल्थ केयर वाला मामला चल रहा है सर। आज ही सुबह मैंने खबर पढ़ी सर कि अब मैक्स हॉस्पिटल्स में भी अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो अब आपका जो वहाँ इंश्योरेंस वाला अगर मामला है तो वहाँ वो काम करता हुआ नहीं दिखेगा। तमाम तरह की जो हम लोगों ने स्टोरीज़ की सर, मनी सेंट्रल में भी हम लोगों ने की कि स्टार हो गया, केयर वाले हो गए, अब तो कहा जा रहा है कि नीवा बुपा भी, अगर इनके अगर इंश्योरेंस प्लान्स हम लोगों के पास हैं और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए और मैक्स में भर्ती होना पड़े या तमाम कई हॉस्पिटल्स में भर्ती होना पड़े तो भाई हम तो वैलिड ही नहीं होगा सर। तो एक तो हम प्रीमियम लगातार 60-65 हज़ार रुपये हम भर रहे हैं। मान लीजिए अगर मेरे घर में अगर सीनियर सिटीजन है, उनका मैंने पैकेज लिया है, 60 से 65 हज़ार रुपये मैं सालाना प्रीमियम भर रहा हूँ, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बाद कहा जा रहा है कि मैक्स हॉस्पिटल में आप दिखा नहीं सकते, फला हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते। ये पेज पूरा है क्या सर? और ये बड़ी चिंता वाली बात है। नहीं, देखिए इसी को लेके एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया जो है AHPI, हाँ, इन्होंने एक चिट्ठी जो है वो लिखी हुई है और उसमें अलग अलग जो बीमा कंपनियां हैं जो हेल्थ केयर बीमा इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं उनसे उन्होंने कहा है कि अगर मसला इसमें दरअसल अटका हुआ है प्राइसिंग को लेके, अस्पताल चाहते हैं कि उनको बढ़े हुए रेट्स पे मिले। अस्पतालों का कहना है कि साहब जो इलाज का खर्च है उसमें 7-8% सालाना की वृद्धि महंगाई, हाँ महंगाई इलाज का खर्चे में जो है वो महंगाई आई है और बीमा कंपनियां ये पैसा देने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अस्पताल हैं वो चाहते हैं कि पहले इस मामले को सुलझा लिया जाए, उसके बाद ही जिन जो बीमा कंपनियों से पॉलिसी लिए हुए लोग हैं उनको तब तक फिर पहले आप पैसा दीजिए और उसके बाद इस पैसे को रीइंबर्स कराइए अपनी बीमा कंपनी से। यानी अस्पतालों ने अब जिम्मेदारी डाल दी है पेशेंट के रिश्तेदारों पर या पेशेंट के परिवार वालों पे कि आप निपटो बीमा कंपनियों से, हम नहीं निपटेंगे, हम आपको पूरा बिल बना के देंगे और ये बिल आप हमको चुका कर जाइए अस्पताल में ही। आपके पास कोई पॉलिसी है, कैशलेस है, जो भी है आप अपने पास रखिए, आपके पास पॉलिसी, आप सीधे अस्पताल से बात कीजिए। पहले एक और चीज़ भी हुआ करती थी, पूरे अभी भी हैं खैर, अस्पताल और बीमा कंपनी इनके बीच में एक थर्ड पार्टी वो हुआ करता था प्रोवाइडर, TPA या पैनल। TPA, हाँ TPA।
तो थर्ड पार्टी जो भी है वो जी, जी। एग्रीगेटर या जो भी है ये हुआ करता था। अब क्या टीपीएस का रोल खत्म हो गया, क्योंकि टीपीए ही पहले अस्पताल होता सामंजस्य था, बैठाते थे। सामंजस्य बिठाते थे और बिल वही क्लियर हाँ, कराते और थे। अब भाई उस समय तो आदमी खुद ही पैनिक स्थिति में रहता है सर। हाँ। आदमी के होश आवास उड़े अब रहते हैं। मेरा सवाल इस बात में यहाँ पे है कि कई सारे टीपीएस हैं, बड़े बड़े नाम हैं टीपीएस में। रक्षा टीपीए है, मेडी असिस्ट करके हैं टीपीए, कई सारे टीपीएस हैं। इनकी भूमिका का क्या हुआ दरअसल? क्या टीपीएस भी आउट ऑफ साइट हो गए हैं, उनकी भी किसी तरह की, क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी थी जो दोनों लोगों को जोड़ रही थी, अस्पतालों को और इंश्योरेंस कंपनियों को। क्या यहाँ से भी किसी तरह का मीडिएशन नहीं हो पा रहा, किसी तरह का वार्तालाप या समझौता नहीं निकल पा रहा? तो ये स्थिति बहुत गंभीर है और इसमें फंस गए हैं असल में पॉलिसी होल्डर्स, आम आदमी फंस गया, जिसमें पैसा दिया है लोगों ने, और अब वो उनके सामने फिक्र इस बात की है कि अगर घर का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो आपको पहले कैश का इंतजाम करना होगा। और जिस हिसाब से इलाज का खर्च बढ़ा है, अगर 15 लाख 20 लाख किसी का खर्चा होता है, तो आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर लोगों को पहले कर्जा लेना होगा या दोस्तों रिश्तेदारों से उधार मांगना होगा, उसके बाद वो अस्पताल का बिल चुका पाएंगे और फिर अपने पेशेंट को छुड़ा पाएंगे, तब फिर रीइंबर्समेंट प्रोसेस में बिल्कुल, और रीइंबर्समेंट की प्रोसेस में फिर कितना पैसा आपको मिलता है, कितना नहीं मिलता, फिर वो एक अलग वो है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत के कई सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर दबाव बढ़ गया। लेकिन सरकार ने इसका सामना करने के लिए खास रणनीति बनाई। वित्त मंत्रालय ने 27 अगस्त को कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धीमी गति के कारण कमोडिटी की कीमतें कंट्रोल में रह सकती हैं। इससे अमेरिकी टैरिफ का असर कुछ हद तक कम हो सकता है। वित्त मंत्रालय की जुलाई की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के टैरिफ का भारत के एक्सपोर्ट पर शॉर्ट टर्म असर हो सकता है, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर सेकेंडरी असर ज़्यादा चिंता का विषय है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि इससे अमेरिका से ट्रेड डील पर जो बातचीत है वो भी डगमगा सकती है, लेकिन बातचीत करना बहुत ज़रूरी भी होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर काम करें तो इस टैरिफ के असर को काफ़ी हद तक कम किया भी जा सकता है। बड़ी कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं जो इस स्थिति को संभाल भी सकती हैं, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि छोटी और जो मझोली कंपनियां भी हैं वो भी मजबूत होकर बाहर आ सकती हैं। तो ये रहा वो रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। लेकिन अब प्रवीण सर से समझते हैं कि कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को सर। और टैरिफ वाली जो चिंता है वो तो लगातार आज भी जारी है, और आज मार्केट्स की भी अगर अपडेट मैं दे दूँ सर, आज भी मार्केट में गिरावट रहा लगातार। अगर 2 दिन की अगर मैं बात करूँ तो सर 10 लाख करोड़ रुपए जो हैं सुहा हो गए मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में मैं बोलूँ तो। अच्छी खासी मार पड़ती हुई दिख रही है सर 50% टैरिफ का। नहीं, ये देखिए इस बात की आशंका थी और हमने अपने बार बार इस बात का जिक्र किया कि ट्रंप का टैरिफ जब लागू होगा 27 तारीख से, उसका असर दिखाई देगा देश के ऊपर, और एक्सपोर्ट ड्रिवन जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जी उनके लिए एक मुश्किल वक्त अब शुरू होता हुआ नज़र आएगा। अब जो वित्त मंत्रालय की जो आर्थिक हालात पे जो रिपोर्ट उनकी आई है वो ठीक है, उन्होंने कहा है कि साहब शॉर्ट टर्म का एक इफ़ेक्ट है, बाद में हम इसको देखेंगे। और इसके अगर आप बरक्स पूरा मामले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ट्रंप और इंडिया के बीच में अभी 2-1 चीज़ें ऐसी आई हैं जो पॉजिटिव हैं, और एक आध फिर चीज़ें ऐसी आई हैं जो नेगेटिव हैं। दोनों बताइए सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से जो आपके स्कॉट बेसेंट हैं उनका बयान ये आया कि ठीक है साहब, इन चीज़ों पे मतभेद है, लेकिन उन्होंने ये अपने एक इंटरव्यू में एक लास्ट लाइन जो कही वो ये कहा कि एट द एंड ऑफ डे हमें ऐसा लगता है कि वी विल कम टुगेदर, दोनों देश एक साथ आ जाएंगे और चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ही एक ये बयान भी आता है कि जो यूक्रेन का वॉर है वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का वॉर है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहे हैं, या यूक्रेन की जंग, हाँ यूक्रेन की जंग वो लड़ रहे हैं। तीसरा एक जो सोर्सेज के हवाले से गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स का बयान एक आया है जो आज सारी जगहों पे छपा हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि भले कोई ट्रेड डील नहीं हो पा रही, लेकिन भारत और अमेरिका अभी भी इस सारी चीज़ों को लेके बातचीत के क्रम में है, यानी दोनों देशों के अफसर जो है वो कांटेक्ट में है, यानी चीज़ें सारी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो सुर को हमने नरम होते हुए देखा है, अमेरिका की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी उसकी प्रतिक्रिया हमने आते हुए देखी है।
दूसरी बात यह है कि एससीओ की जो मीटिंग होने वाली है इसी मंथ के आखिर में चाइना में बीजिंग में, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को भी इनविटेशन शी जिनपिंग ने दिया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इनविटेशन दिया है। और अब बीजिंग में दिखाई देगा आपका मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन का एक पूरा गठबंधन वहाँ पे दिखाई दे सकता है और एक सॉलिडारिटी दिखाई देगी जब अमेरिका के उसमें कि आपने जिस तरह की ट्रेड पॉलिसीज़ की हैं उसके खिलाफ दुनिया एक तरह से लामबंद होती हुई नज़र आ रही है। जी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमको स्वदेशी अपनाना है, हमको इसके लिए पूरा, या एक अमिताभ कांत का भी एक बहुत बड़ा बयान आया, बोले कि दिस इज़ अ वेकअप कॉल, जो पूर्व नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं, नीति आयोग के भी रहे हैं और फिर G20 के शेरपा रहे हैं। बात सारी सही है, पीएम भी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, चीज़ों को गियर अप करो, अपने घर बनाओ, अपने घर खाओ। इतना जल्दी बन पाएगा सर? मसला असल में इस बात का है कि एक वेकअप कॉल आई थी 2020 में जब कोविड आया था, एक वेकअप कॉल अब दी जा रही है जब जून में जाके चीज़ें डिस्टेबलाइज हुई और अब पूरी चीज़ें गड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही। हालांकि फिच और तमाम जो आपने रेटिंग एजेंसियों की बात कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि साहब इंडिया की इकोनॉमी रेजिलिएंट है। S&P डेटा है सर, मैं बोल देता हूँ, S&P का है कि BBB निगेटिव से बढ़ाकर इन्होंने BBB कर दिया है, मैंने निगेटिव हटा दिया है। फिच ने जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा है और जो रेटिंग है BBB निगेटिव रखा है। और EY की भी एक आज रिपोर्ट आई है सर, उसने भी कहा है कि भाई 2030 तक जो है PPP टर्म्स में ही भारत की जो GDP है वो $20.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। और 38 में तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने टारगेट दे दिया, $34.2 ट्रिलियन तक पहुंचने की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो ये थोड़े पॉजिटिव वाले डेटा है सर। फिर आप देखिए, बाकी जो भी रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं या बाकी जो भी चीज़ें हैं, मेरा इसमें एक कमेंट इस बात का है कि जब हम अचानक से वेकअप कॉल देने लगते हैं, अचानक से इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं अब मैकडी का बर्गर नहीं खाना चाइनीज़ लत्तर नहीं खरीदना है, या चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना, या अचानक से आ जाएगा कि साहब चाइनीज़ टॉयज़ नहीं खरीदने या अमेरिकन गुड्स को नहीं लेना, अब आप अपने घर की चीज़ लीजिए, अब आप गूगल का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये चीज़ें इमोशंस में, दरअसल जब चीज़ों को तय करने का सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलता है और या पॉलिसी मेकर्स भी इस तरह की बातें करते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी फिर परेशान करने वाली होती है। होना दरअसल क्या चाहिए था, इस पूरे दरमियान में या भारत के पास एक अच्छा मौका था 2020 से ही, कम से कम अगर तब वेकअप कॉल एक लेकर चलते तो आपको एक लंबे वक्त की पॉलिसीज़ तैयार करनी चाहिए, जैसी चीन ने अपनी की। 70 के दशक से चीन ने लगातार अपने 15, 20, 25 साल की पॉलिसीज़ को रखा और उसके हिसाब से अपने पूरे के पूरे, यानी पंचवर्षीय जो योजना थी सर, उस टाइप का आप बोल रहे हैं कि वैसा बनाना चाहिए। पंचवर्षीय योजना भी नहीं, कम से कम 10 से 15 साल या 20 साल की आपको अप्रोच लेके उस हिसाब से आपको पॉलिसीज़ अपनी बनानी चाहिए, बजाय इसके कि आप अचानक इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेने लगे कि नहीं कल से अब आप कोई फलाना प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, कल से आप ये ना करें, और उसके अकॉर्डिंग आप किसी एक घटना या एक इवेंट के हिसाब से आप अपनी पूरी पॉलिसी चर्निंग करने लगें, रीअलाइनमेंट करें। बेहतर ये होता है कि आप लंबे वक्त की 10 या 15 साल की सरकार के पास अगर पॉलिसी होती और सरकार उस पर काम करती, या अब भी अगर सरकार बनाना चाहती है तो सरकार इम्पल्सिव पॉलिसी न बना के एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी तैयार करे, 15 साल या 20 साल की पॉलिसी तैयार करे, जिसमें इस तरह की घटनाओं को सिर्फ और सिर्फ घटनाओं के तौर पे दर्ज किया जाए। उसके अलग आप देश की जो नेशनल पॉलिसी है उसको आप, उसका एक रास्ता आप तय करें, उसका एक रोड मैप खाका तैयार करके रखें कि हमको इस रास्ते पे चलना है। अब अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा है, 25% टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, वो थोड़ा आपको जिगजैग करेगा, बट आपका जो एंड टारगेट है वो वहाँ पे है। आपकी नेशनल पॉलिसी उस हिसाब से तय होनी चाहिए 15-20 साल की, जो हम नहीं करते। अगेन हम एक इम्पल्सिव, एक इमोशंस के वे में आके कि नहीं साहब अब फलाना प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे, अब ये हम बॉयकॉट कर देंगे। इस तरह से एक 140 करोड़ की आबादी वाले देश, एक 4 लाख करोड़ रुपए के जो डॉलर की जो इकॉनमी है सालाना की, उसको इस तरह से स्टीयर नहीं किया जाता जी। उसके लिए आपको लंबे वक्त की पॉलिसी बनाए, उसमें बिना डिगे आप उस पर चलें, चाहे ट्रंप कुछ कहें, चाहे बाइडन आए, चाहे फिर कोई आए, आपकी नेशनल पॉलिसी इंटैक्ट रहे। लेकिन इस चीज़ का अभाव मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन प्रवीण सर, आपने कहा कि होना क्या चाहिए था, उसके
रिलेटेड मेरे पास कुछ आंकड़े, कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी ट्रेड पॉलिसी में भी कुछ अमूलचूल बदलाव किया था। देखिए, FTA जिस रिफॉर्म की गाड़ी पे अब सरकार चली है, इस रिफॉर्म की गाड़ी पे सरकार 2020 में भी सवार हो सकती थी। जिस जीएसटी कट को लेके आज से हल्ला चाहे थोड़ी चल रहा है। कारोबारी लंबे वक्त से कह 17 रहे से हल्ला कर सरकार रहे हैं। के सामने खड़े थे कि सब साहब इसको बदल दीजिए, ये हम नहीं कर पा रहे। जनता ये कह रही थी कि हम 28% का टैक्स नहीं दे पा रहे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। सरकार एक इंश्योरेंस का टैक्स हटा नहीं पा रही थी। सरकार पॉपकॉर्न में उलझी पड़ी थी कि साहब ये मीठा पॉपकॉर्न महंगा होगा कि सॉल्टेड पॉपकॉर्न महंगा होगा। तो आपकी इतने लार्ज स्केल पे 140 करोड़ लोगों के लिए जब आप नीतियां बना रहे हैं, तब आपकी नीतियां बहुत ज़्यादा ब्रॉडर और विजन वाली पॉलिसीज होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। एक लेकिन लास्ट सवाल सर, जब आपने इतनी बातें कही तो क्या इकोनॉमिक फ्रंट पर कोई चिंता वाली बात है या नहीं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि घरेलू स्तर पर जो स्थिति है वो सकारात्मक ही है। मानसून देखिए औसत से बेहतर है, रिटेल महंगाई नियंत्रण में है, क्रूड ऑयल की कीमतें भी अभी फिलहाल 60 के आसपास। नहीं, मुझे बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, घरेलू डिमांड भी ठीक है। चीज़ों को सरकार का जो स्टेप भी धीरे-धीरे आ रहा है सर। सरकार का जो स्टेप है जीएसटी का, वो एक बहुत बड़ा आप कहें कि कैटलिस्ट साबित होगा पूरी इकोनॉमी को बचाने में। सबसे बड़ी बात जो है और जो सबसे बिल्कुल आसन्न जिसको हम खतरा बोलते हैं, वो ये है कि इस वक्त जिन नौकरियों पर तलवार लटकी है, इस वक्त जिन तिरुपुर से लेकर नोएडा और सूरत तक के, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उनके सिर पर इस वक्त जो तलवार लटकी है, वहाँ सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है, वहाँ सरकार चीज़ों को कैसे बचाएगी, उनकी मदद कैसे करेगी, ये इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।